हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ा था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये सब डिस्कस किए थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज सबसे पहले समझिए एवरेज हम लोग आगे पढ़ते क्यों हैं, एवरेज पढ़ने का वजह क्या। क्योंकि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो एवरी पॉइंट पर मेरा स्पीड, मेरा वेलोसिटी बदलते रहता है। तो हम लोग करते क्या हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उस इंटरवल के बीच में हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज। एक इंटरवल के बीच में, वह इस इंटरवल के बीच में जो एवरेज वैल्यू आएगा वह हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एवरेज नेवर ए वेरिएबल बिटवीन फिक्स्ड इंटरवल। अगर इंटरवल फिक्स्ड है तो एवरेज वैल्यू कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, एवरेज हमेशा कांस्टेंट। हम एवरेज की बात वहाँ करते हैं जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम यहाँ से स्टेशन गए तो स्टेशन जाने में मेरा वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रहा है नहीं, तो वैसे केस में हम यहाँ से स्टेशन जाने के ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी हम अगर कैलकुलेट कर लें तो वह एवरेज वेलोसिटी पार्टिकुलर इंटरवल के बीच में क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे एवरेज स्पीड आप लोग कैलकुलेट करें, जैसे मान लो ट्रेन से ट्रेवल करती है, मान लो गया से ट्रेन खुला, पटना पहुंचा। गया से पटना आने में ट्रेन बहुत जगह रुका भी है, बहुत जगह उसका स्पीड 40 से ज़्यादा भी हुआ होगा, 40 से कम भी हुआ होगा, है ना, रुका भी है। तो आप कैलकुलेट करते हैं कि ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है, क्योंकि गया से पटना के बीच में जो एवरेज स्पीड होगा वह ट्रेन का फिक्स्ड होगा। वह एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं? तो आप देखते हैं टिकट पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना लिखा हुआ है, मान लो 96 किलोमीटर लिखा हुआ है। मान लिया जाए गया से पटना तक आने में तुमको 4 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटा लग गया? 4 घंटा। तो क्या हो गया? 4 दूनी के 8, 1 बार 4 चौका 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से तुम्हारा ट्रेन चला। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का कौन सा स्पीड है? एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि गया से पटना के बीच में जबकि ट्रेन बहुत सारा जगह पर 24 से ज़्यादा भी स्पीड होगा, 24 से कम भी होगा, रुका भी है, रेस्ट में भी आया है, लेकिन हम कह सकते हैं होल द जर्नी, मैंने पटना से गया से पटना जाने में होल द जर्नी मेरे ट्रेन का स्पीड कितना रहा? 24 किलोमीटर पर आवर। नहीं देखता है इंडियन कल्चर में एवरेज आयु आदमी का फिक्स्ड है। एवरेज आयु लगभग जो है 60 बरस है या और 65 बरस है। तो 65 बरस का मतलब क्या है कि कोई आदमी 65 से ज़्यादा भी जी रहा है, 65 से कम भी जी रहा है, कोई 65 में भी जी रहा है, कोई जन्म लेते ही गुजर गया है, लेकिन सबका एवरेज आयु कितना कराता है? 65 ईयर्स। नहीं, इंडिया में जन्म लिया है उसका एवरेज आयु 65, कोई 80 पार कर जा रहा है। तो कहने का मतलब एवरेज की बात हम वहाँ करते हैं जहाँ इंटरवल के बीच में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, वेरिएशन होता है, चेंज आता है, वहाँ हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जब एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे उस इंटरवल के बीच में वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, जैसे मान लो हर ओवर में अलग अलग रन बनता है। पहला ओवर मान लो 10 रन बना, दूसरा ओवर 8 रन बना, तीसरा ओवर 5 रन बना, चौथा ओवर मिडल गया, छठा ओवर कुछ और रन बना। ऐसे करते हुए 10 ओवर में मान लो 100 रन बना, तो 10 ओवर 1 to 10 ओवर, ये इंटरवल ऑफ ओवर हो गया, उसमें 100 रन बन रहा है, तो 100/10 बराबर एवरेज कितना का? 10 का। तो हम कह सकते हैं कि रन रेट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं क्रिकेट देखते हैं तो एवरेज याद रखते हैं, एवरेज देखें, एवरेज क्या है? एवरेज आपका 10 का। जब यही इंटरवल चेंज करके 15 ओवर हो गया, कितना हो गया? 15 ओवर। 15 ओवर में बन गया
120 रन, कितना बन गया 100 से हो गया 120 हो गया। अब 15 8 20, अब रन रेट देखो 10 से घट के क्या हो गया 8 हो गया। इंटरवल चेंज कर दिया, एवरेज वैल्यू क्या कर दिया चेंज कर दिया, बदल गया। इंटरवल फिक्स रखेंगे, एवरेज वैल्यू फिक्स रहेगा। इंटरवल चेंज कर देंगे, एवरेज वैल्यू चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा। हम दिमाग में रखें, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट of particle upon total time taken से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, समझ गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल है P1 पॉइंट, कितना टाइम 50 टाइम, ये हो गया P2 पॉइंट, कितना टाइम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया। यहाँ कौन है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में हम आपको भी हो सकते हैं, और एक्स वाई जेड से ऑब्जर्वर अटैच है, इसको एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। ये आपका हो गया रेफरेंस, और जहां ऑब्जर्वर रहता है उसको क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जर्वर जहां वहां रेफरेंस पॉइंट हो गया। एक्स वाई जेड रेफरेंस फ्रेम से एक पार्टिकल को देख रहा है, पार्टिकल P1 पॉइंट P1 का यहाँ है, P2 पॉइंट का यहाँ, पोजीशन तो इसका चेंज कर गया, ओरिजिन से पॉइंट को मिलाएंगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा से दिखाएंगे, डेल्टा आर बराबर क्या लिखेंगे R2 माइनस फाइनल पोजीशन माइनस बच चुके हैं ना। और यह डिस्प्लेसमेंट करने में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम, कौन सा टाइम T2 माइनस नहीं। अब क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। टाइम हो गया T2 माइनस T1 टाइम यहाँ था, T2 में यहाँ गया T2 माइनस T1। एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यूनिट जानिए रही है डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम का मीटर हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर प्रति मीटर। एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको VA भी लिख सकते हैं। V में वेलोसिटी मतलब एवरेज। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में टाइम से डिवीजन कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो हियर देखो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, टाइम इज स्केलर, तो दोनों का डिवीजन ये वेक्टर आ जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसा लिख सकते हैं 1/Δt। जैसे 3/2 है, इसको लिख सकते हैं 3 × 1/2, वही चीज है। अब देखो ये जो है ये वाला 1/Δt जो है यह वैल्यू 0 से बड़ा है,
क्योंकि 1 0 से बड़ा है और टाइम का इंटरवल भी 0 से बड़ा आएगा, तो इन दोनों का रेशियो 0 से बड़ा होगा। और बताएं कि वेक्टर, किसी वेक्टर में, ये तो स्केलर क्वांटिटी ना टाइम, किसी वेक्टर में अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी के डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका मतलब है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। नाउ 1/Δt ग्रेटर देन 0 से क्या है बड़ा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज पैरेलल टू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। एवरेज देखो तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में था, ऐसा ही ना पिक्चर था, हां तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी, दैट पॉइंट इज p1, दिस टाइम इज t1। ठीक है, मैं दिखा लें उसी फिगर में, एवरेज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इधर डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होगा। समझ गया? तो एवरेज वेलोसिटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लो हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो मेरा एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा। समझ गया? चलिए कॉपी पिक्चर लिखते हैं। क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन मोशन होगा तब क्या होगा? फॉर 1 डायमेंशन मोशन, पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन मोशन, समझ गया? तो 1 डायमेंशन मोशन पार्टिकल मान लो x के डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है x के डायरेक्शन में, पार्टिकल p1 पॉइंट t1 टाइम यहाँ, ऑब्जर्वर यहाँ से इसकी दूरी क्या है x1, t1 टाइम में पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, क्या हो गया टाइम कितना लग गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, तो t2 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग x, देखो v नीचे x लगा दिया, ऐसा ब्रैकेट या ऐसे लिख सकते हैं v a, ठीक है, मैंने एवरेज वेलोसिटी x के डायरेक्शन, लेकिन जनरली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1, मैंने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का चेंज, डेल्टा x तो क्या कर सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये तुम्हारा हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, समझ गया? 1 डायमेंशन मोशन। उसी तरह से अगर एवरेज वेलोसिटी सिमिलरली इसी प्रकार अगर हमको एवरेज वेलोसिटी अलोंग y निकालना है तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी z के डायरेक्शन में निकालना है, चेंज ऑफ z कोऑर्डिनेट, समझ गए? एवरेज स्पीड, अरे स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by particle upon total time taken, ठीक है। अब जो है जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हम आप कोई भी हो सकते हैं, है ना। ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि पार्टिकल
इस पॉइंट से P1 पॉइंट से P2 चलता हुआ वो P2 पॉइंट पे पहुंच गया। कितना टाइम है? T2 टाइम T2 टाइम है। यहाँ का पोजीशन वेक्टर R1, दिस पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कॉल्ड डिस्टेंस। पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो किया तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलो बाय पार्टिकल इक्वल टू डेल्टा S। यही लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलो इन टाइम T2 माइनस T1। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ऐसे दिखाएंगे, एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? स्केलर स्केलर बाय स्केलर इक्वल टू स्केलर, डिस्टेंस अपॉन T2 माइनस T1। तो एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड पहले लिख लो, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को क्या मतलब है? लेंथ ऑफ पाथ को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। एवरेज स्पीड जो है उसको डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। अब देखो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्टेंस हो गया, नहीं ना? अब यहाँ गौर करो, गौर करने वाला बात है कि हेयर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। बढ़िया ना? डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल कब होगा? क्या बताते हैं इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट पाथ। हाँ, जब स्ट्रेट लाइन में हम चलेंगे और नॉट रिटर्न बैक, और रिटर्न बैक नहीं करेंगे, रिटर्न बैक नहीं करेंगे, ये लाइन भी जोड़ना होगा। पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट रिटर्न बैक, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। वन डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, बस शर्ते पार्टिकल रिटर्न बैक ना करे। हाँ, लौट जाएगा तो फिर डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, और जहां से चले वहीं पहुंच जाएंगे फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है? अब देखो तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा T2 माइनस T1, और ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब क्या तुम्हारा अब ये बताओ, इसको कहेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ये बड़ा हो गया, बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में टाइम इंटरवल होता है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज स्पीड ग्रेटर एंड आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि पूछ देता है एवरेज स्पीड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों का रेशियो जब भी होगा तो एक से बड़ा होगा या एक के इक्वल होगा, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्टली कराता है नीट में कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यह सही हो जाएगा। एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ गया? इन दोनों का रेशियो इसको याद रखना है। क्या करना है?
याद रखना है एवरेज स्पीड। चलो दिखाओ एवरेज स्पीड हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। अगर मान लो पार्टिकल नहीं चले तो एवरेज स्पीड 0, 0 पार्टिकल चले तो एवरेज स्पीड 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। अब चलो क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड average speed of particle as shown in figure। ठीक है, रेडियस 2 मीटर, पार्टिकल इसको ए से बी तक जाने में टाइम लगा, लिख देंगे नीचे में फिगर 1। चार मीटर, ये क्या हो गया 3 मीटर, ये से कहाँ तक गया बी तक। फिगर 2, फिगर 3, साठ डिग्री कोण बना, पार्टिकल ए से बी तक गया 2 मीटर। फिगर 3, अब जो है 2 मीटर, 3 मीटर, इधर चला 2 मीटर, ये से कहाँ तक गया बी तक। फिगर 4 पूछता है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल एज शोन इन फिगर in 20 seconds from A to in 20 seconds from A to B। चलो एवरेज वेलोसिटी निकालना पहला फिगर में, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं फिगर 1 क्लियर। तो पहला एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। टाइम कितना लगा 20 सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड ऐसे दिखाएंगे, डिस्टेंस बाय लेंथ ऑफ आर्क पाई, रेडियस है 2 अपॉन 20, तो क्या होगा पाई बाय 10, 3.14 0.314 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिगर 2 क्या होगा, फिगर 2 क्या था, अच्छा इधर था इससे 4 मीटर, ऊपर कितना था 3 मीटर, 4 मीटर 3 मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। फिगर में दिखा लेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो 4 और 3 5 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड हो जाएगा ना। तो 0.314
25 मीटर per second. हो जाएगा। डिस्टेंस कितना चलेगा? Distance 7 मीटर। डिस्टेंस 4 3 7। तो एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम टाइम 7 7/20 मीटर per second. रहने दो, है ना? चलो तो इतना लिखो। स्टार्ट कर दिया कर। तीसरा में क्या है? यह है ना? यहाँ से यहाँ 60 ए से कहाँ जा रहा है? B तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 मीटर? नहीं, हाँ ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये आएंगे दूसरे में हो 60 जाएगा। हाँ तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टाइम 2/20 0.1 मीटर पर सेकंड होगा ना? अब इसका अब ऐसे कितना चला था? 2 मीटर हाँ ऊपर 3 मीटर 3 मीटर, फिर कहाँ चला? 2 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट तो मिला देगा, होगा ना? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स में 4 मीटर चला तो 4 आई क्या? डायरेक्ट लिख देंगे 3 जगह एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा हाँ और टाइम कितना? 1/4 0.25 मीटर पर है ना? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर क्या होगा? 7/20 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे। चलो, करने का मतलब तुमको डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड कर लेता है, डिस्टेंस फाइंड कर लेता है, तो जो समय लगा इसमें डिवीजन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आता है, ए पार्टिकल travel on a straight line with constant speed v1 and next equal distance travel with constant speed v2। ठीक है? Find average velocity of particle in total time of motion। चलिए स्पीड फिगर, ठीक है? एंड नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड v2। मैंने v1 स्पीड से वह d डिस्टेंस चला और अगला फिर d डिस्टेंस चलता है, इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, लेकिन स्पीड बदल दिया। क्या बदल दिया? v1 से v2 कर दिया। जैसे हम यहाँ से वहाँ गए v1 स्पीड से, फिर अगला इक्वल डिस्टेंस चले
या मेरा स्पीड बदल बदल गया, दिया। v2 स्पीड हो गया, माने डिस्टेंस सेम ही चले लेकिन स्पीड बदल के हो गया v1 से V2 v1 से V2 तो कहा था एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ मोशन, है ना। देखो समझिए, मान लो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल, जीरो चलना स्टार्ट किया, जीरो से ए तक चला डी डिस्टेंस v1 स्पीड से, फिर ए से बी चला डी डिस्टेंस किस स्पीड से, v2 स्पीड से, है ना। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो तो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बराबर होगा, पार्टिकल तो लौट नहीं रहा है, नहीं यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2d हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लो t1, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2, तो टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, यहाँ से यहाँ से टोटल टाइम से भाग देंगे। अब 2d टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d डिस्टेंस चला किस स्पीड से, v1 से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया t2, यहाँ से d डिस्टेंस चला v2 स्पीड से, तो एवरेज होगा 2d अपॉन d कॉमन ले लो, 1 बाय v1 प्लस d से d कैंसिल हो गया, 2v1 इंटू v2, v1 प्लस हो गया। पूछा चलिए, ये पार्टिकल ट्रेवल ऑन a straight line with a speed given, ठीक है, and next equal time with a speed find average velocity of particle in total time of motion। समझ गए, चलो कांस्टेंट स्पीड v1 है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विथ स्पीड v1 से, और t को 0 पे यहाँ था, और v1 स्पीड से मान लो t टाइम से चला, और नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल, अभी टाइम अभी सेम दे रहे हैं, यानी v2 फ्री t है, o से लेके a तक चला, फिर a से लेके b तक चला, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम लिख सकते हैं, है ना, अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, तो एक का स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट लिख दो ना, तो ओ ए प्लस ए बी बटा टाइम 2t, यहाँ से 8t, यहाँ से 8t 2t, ए ओ ए बराबर v1 गुना t, ये हो जाएगा v2 गुना अपॉन 2t, हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 प्लस t से t कट गया, 2 हो जाएगा t एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को
सिंपली वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कहते हैं इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्या, पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकल की क्या गति है। जैसे बाइक में स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो पार्टिकुलर टाइम में बाइक का क्या स्पीड वो मेजर करता है, एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता है। जैसे ही एक्सीटर दीजिएगा स्पीड बढ़ेगा, तुरंत मेजर करेगा कि स्पीड बढ़ गया, समझ रही है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब पार्टिकुलर टाइम में, जैसे हम चल रहे हैं तो अभी मेरा क्या गति है सोच आई है, दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, समझ गया। कोई पूछता है कि क्या कर रहा था, अभी तुरंत वाला प्रेजेंट में पूछा क्या कर रहे हो, कहती हो पढ़ रहे हैं, है ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस। और पर्टिकुलर टाइम में क्या पार्टिकल का गति है, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी, दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, समझ गया। इंस्टेंटेनियस जैसे मान लो गेम हो रहा है क्रिकेट, मान लो 10 ओवर का गेम हुआ तो एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन कोई पूछे कि छठा ओवर में क्या हुआ, दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब छठा ओवर तो कोई याद रहेगा तो ना बताएगी, हाँ भाई छठा ओवर में बैट्समैन जो है 2 आउट हो गया था, या कुछ ऐसा नया कुछ हो गया था तो तुमको याद रह सकता तो बता देगी। मैंने पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ओवर में क्या हुआ, जैसे पर्टिकुलर ओवर में हैट्रिक हो जाता, 3 विकेट गिर जाता था, कहता है अरे ये 7वां ओवर जो था वह क्रिकेट मैच का टर्निंग पॉइंट था, एक बॉलर जो लगातार 3 विकेट लिया, तो 7वां ओवर तुमको याद रहेगा, क्योंकि दैट इज इंस्टेंटेनियस। वो कुछ ऐसा नया हुआ जिसके वजह से मैच का जो रुख है बदल गया, दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। या कोई बैट्समैन जो है पर्टिकुलर ओवर में 6 रन छक्का मार दे तो तुमको याद रहेगा नहीं कि 15वां ओवर ऐसा था कि बैट्समैन 6 छक्का मारा, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज नहीं पूछ रहा है कि 1 से 10 ओवर के बीच में क्या हुआ, पर्टिकुलर ओवर में क्या हुआ, दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। हाँ, पर्टिकुलर टाइम, पार्टिकल का जो गति है, बस ये समझ लिया इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर टाइम है। अब जैसे देखो इसको डिफाइन करते हैं, 8 इंच डिफाइंड एच, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एवरेज velocity of particle in time t2 t plus delta, समझ गया, t2 t plus average velocity of particle in time t to t plus delta, उसमें लिमिट लगा दो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समझ गया। जैसे x y दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ क्या है ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर एक्स वाई जेड रिफरेंस फ्रेम से देख रहा है, किसको देख रहा है भाई, पार्टिकल को देख रहा है, कण को देख रहा है, पार्टिकल को देख रहा है चलते हुए। t1 पॉइंट पर पार्टिकल t1 टाइम में था, कुछ देर के बाद t2 पॉइंट पर आ गया, समय तो बदल के करेगा। अब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इनिशियल से फाइनल को नाम दीजिए डिस्प्लेसमेंट, जबकि एक्चुअल पाथ यही फॉलो किया है ना। अब r1 पोजीशन एट टाइम t1, दिस इज द r2 पोजीशन एट टाइम t2। अब देखो तो फ्रॉम फिगर क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तो डिफाइन करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, एवरेज, हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, एवरेज वेलोसिटी, तो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी t टू t प्लस डेल्टा t। देखो तो हेयर
अगर हम T1 को अगर T मान लेते हैं तो T2 बराबर T प्लस डेल्टा T होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे लिखो नेक्स्ट मान पे T2 माइनस T1 डेल्टा T लिखेंगे, हाँ? हाँ यहाँ का टाइम जो होगा इसमें इस टाइम में से इस टाइम घटा देंगे तो यहाँ से हम पाने का टाइम निकल जाएगा। समझ गए। अब T2 बराबर तो T1 और T मान लिए तो T2 बराबर T प्लस डेल्टा। डेल्टा हो जाएगा। तो T टू T प्लस डेल्टा इस टाइम और इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना? तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है ना। यही बेसिक फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का टाइम t का, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला यही है। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। पहले प्रश्न t टेंड्स टू 0। अब देखो तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 करने से क्या होगा? टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे तो देखो क्या होगा। अगर डेल्टा t को 0 के नजदीक ले जाइएगा तब तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, तो p2 किसके नजदीक रहेगा? T1 के। T1 के। टाइम इंटरवल बड़ा होता है ना, P1 से P2 आया, टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे तो P2 किसके नजदीक जाएगा? T1 के। P1 here delta t tends to 0 then P2 close to P1। P1। अभी पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी किधर होगा तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी किधर होगा ना, वेलोसिटी पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में तो एवरेज वेलोसिटी भी होगा इसी डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन। लेकिन जैसे P2 P1 के नजदीक जाएगा इस लाइन की लंबाई छोटा होगा, छोटा होगा हाँ। और छोटा होता तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, पता था ना। P2 P1 के नजदीक जाएगा तो इस कर्व ये लाइन की लंबाई छोटा होता तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वह टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? टेंजेंट के डायरेक्शन। टेंजेंट के डायरेक्शन। ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन। तो P2 P1 के नजदीक जाएगा ड्यू टू दिस इसके कारण डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टेंड्स टू क्या होगा? 0। इस लाइन की लंबाई अगर हम मॉड कर दें तो अब हम लोग कैलकुलस में क्या लिखेंगे? तब डेल्टा टेंड्स टू 0 जब हो गया तो कैलकुलस में क्या लिखेंगे? v इक्वल टू dr बाय dt लिख देंगे। अरे टाइम इंटरवल भी 0 के नजदीक, डिस्प्लेसमेंट 0 के नजदीक, तो कैलकुलस में क्या पढ़े थे? dr अपॉन dt। इसको कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या ऐसे लिख दो v एट टाइम t यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t टाइम में dr अपॉन dt। इसको रेट चेंज ऑफ क्या पढ़ेंगे? रेट चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर परिवर्तन का दर, रेट मतलब होता दर, रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन जान ही रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसीजर होगा अलोंग द टेंजेंट। यहां तक लिखा था ना, लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको सिंपली वेलोसिटी भी कहेंगे। जब तक एवरेज ना कहें, एवरेज नहीं समझना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना, इसको सिंपली वेलोसिटी भी कह सकते हैं। डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस अलोंग द टेंजेंट ऑन कर्व पाथ, ऑन कर्व पाथ। समझ गए? चलिए
इन कंपोनेंट जो कंपोनेंट फॉर्म है, जैसे मान लो पार्टिकल इस तरह के पाथ को फॉलो किया, यही पार्टिकल P1 पॉइंट पर था, P2 मान लो कोऑर्डिनेट x1, y1, P2 पॉइंट पर आ गया, x2, y2, ये ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ ये कितना टाइम में था? t1 टाइम में। यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो ये है, ये क्या हो गया? पाथ फॉलो बाय पार्टिकल का पाथ फॉलो, ये जब डिस्प्लेसमेंट यही है ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 आई है, बता चुके हैं। हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल पर घटा देना है, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। तो हमको तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम इंटरवल बहुत छोटा, वेलोसिटी एट टाइम t फॉर्मूला क्या? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही ना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही है। इस केस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा करेंगे तो P2 किसके नजदीक आ जाएगा? P1 के। तो P1 के नजदीक आ जाएगा तो P1 पॉइंट पर का वेलोसिटी डिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही टाइम इंटरवल छोटा करेंगे तो P2 P1 के नजदीक आएगा, तो P1 पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा। तो P1 पॉइंट का मतलब है T1 बराबर T टाइम, P2 पॉइंट का P1 पॉइंट मतलब क्या? T1 बराबर T, और T2 बराबर पढ़ा चुके हैं T प्लस डेल्टा, है ना। तो अब क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं डेल्टा x आई क्या, y2 माइनस y1 को डेल्टा y, z2 माइनस z1 को डेल्टा z अपॉन डेल्टा या वेलोसिटी एट टाइम t, डेल्टा t से भागा दे देंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा t, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा z बाय डेल्टा t हो जाएगा। अब वेलोसिटी v एट टाइम t क्या होगा? अब डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे तो P2 जब P1 के नजदीक आ जाएगा तो चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट तो बहुत छोटा हो जाएगा, चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट बिकम्स वेरी स्मॉल, और टाइम का इंटरवल तो स्मॉल होगा ही होगा। तो इसका मतलब कैलकुलस में इसको क्या लिखेंगे? अलग अलग कर देना लिमिट में। लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं कि अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, इसका अलग, और इसका वैल्यू लिख देंगे dx अपॉन dt आई क्या, dy अपॉन कितना जगह पर dt j का, dz अपॉन dt हो जाएगा। दिस चल लिखो इन कंपोनेंट वाले फिगर यहाँ से, हाँ का आई कैप वाला क्या कहलाएगा? पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या कहलाएगा? पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जे कैप वाई में होता है, और के कैप क्या कहलाएगा? वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, के कैप जेड में होता है। तो लिखेंगे दैट इज vx बराबर dxy, नहीं x कोऑर्डिनेट अगर टाइम पर डिपेंड करेगा डिफरेंशिएट कर देगी, वेलोसिटी अलोंग x निकल जाएगा, वेलोसिटी अलोंग y dy अपॉन dt, वेलोसिटी अलोंग z k क्या बराबर z z अपॉन dt। ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म, समझ गए?
माने एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा वेलोसिटी वाई के डायरेक्शन में, जेड कोऑर्डिनेट वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। नाउ अब v बराबर क्या हो जाएगा, तो vx आई क्या इतना यहाँ पर vy लिख देंगे, j कैप vz वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस BZ का अगर 3 डायमेंशन की बात रहेगा तो vx vy vy तीनों होगा, 2 डायमेंशन तो vx स्क्वायर प्लस vy। फॉर 1 डायमेंशन क्या होगा, फॉर 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग x इक्वल टू dxy एंड पार्टिकल का मोशन x के डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज vy इक्वल टू vz बराबर 0 एंड पार्टिकल मोशन से क्या कर रहा है, x के डायरेक्शन, मोशन ओनली इन x के डायरेक्शन, तो 1 डायमेंशनल मोशन समझ गया। चलिए a particle move along x axis, ठीक है, its coordinate vary, x depends on time, 40 square minus 16t प्लस मीटर, ठीक है। कहता फाइंड ए नंबर एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन टाइम t1 बराबर 0 टू t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। नहीं 6 सेकेंड, ठीक है। बी नंबर velocity of particle at time t equal to 4 सेकेंड, ठीक है। C in which time particle comes to rest, ठीक है। डी नंबर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल at that time particle at rest। क्वेश्चन क्या कर रहा, पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट वेरी, इसका कोऑर्डिनेट बदल रहा है एक्स। का द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम t1 इक्वल टू 0 टू t2 इक्वल टू 3 है ना। तो पहले t1 इक्वल टू 0 में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अलोंग एक्स एक्सिस, 1 डायमेंशन मोशन है ना, हां एवरेज वेलोसिटी अलोंग x बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस
x1 अरे चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस x1 1d के लिए। अब देखो x2 का मतलब हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट में 3 सेकंड पर। ध्यान रखो t बराबर 3 x निकल जाएगा हाँ एट t बराबर 3 सेकंड या t2 कर दो t2 बराबर 3 सेकंड है ना तो t2 बराबर 3 सेकंड x2 क्या हो जाएगा 3 3 9 9 चौका 36 16 48 तो 38 माइनस 10 मीटर आएगा। हाँ अब एट t1 इक्वल टू 0 x1 निकाल लो इनिशियल तो 0 माइनस 0 प्लस 2 बराबर कितना 2 मीटर हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी अलोंग x तो x2 माइनस x1 तो माइनस 10 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना 3 माइनस 0 अब एवरेज वेलोसिटी अलोंग x माइनस 12 बटा 3 माइनस 4 मीटर एवरेज मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूँ किधर किधर माइनस ना है एंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस रहता तो पॉजिटिव एक्स में जाता माइनस आएगा नेगेटिव एक्स में जाता अलोंग नेगेटिव तरीका फॉलो की। अगर ऐसा दिया रहा है क्वेश्चन सबसे पहले हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे टाइम का वैल्यू दिया हुआ है इस टाइम के वैल्यू से हम x1 x2 निकाल लेंगे चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन टाइम इंटरवल सीधा करेंगे चलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम 4 सेकंड तो सबसे पहले तो पार्टिकुलर टाइम में पूछता एवरेज तो पूछता नहीं है पार्टिकुलर टाइम में तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या पड़ा है x दिया हुआ था तो vx बराबर वेलोसिटी अलोंग x dx अपॉन dt है सीधा जा रखो वेलोसिटी अलोंग x मतलब dx अपॉन dt अब d अपॉन dt अब 4t स्क्वायर माइनस 60 डिफरेंशिएशन पढ़ चुकी है क्या लिखेंगे 4 तो बाहर आ जाएगा t स्क्वायर है क्या लिखेंगे 2 into 2 minus 16 t पर 1 है ना 1 into t पर 1 minus कांस्टेंट का 0 तो क्या हो गया 80 minus 16 हो गया। हमें अब जो निकालना है t इक्वल कितना सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड तो वेलोसिटी अलोंग x 8 चौका 32 माइनस 16 होगा t इक्वल टू 4 रख दिया हाँ तो 16 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट हो गया। हाँ सी नंबर में क्या था in which time इन विच टाइम पार्टिकल come कम to rest कब वो रुक जाएगा तो जैसे मान लो चलते चलते वो रुक गए तो मेरा क्या जीरो हो गया 0 टाइम नहीं चलते चलते रुक गए हम चल रहे थे तो मेरे पास क्या था अरे गति था वेलोसिटी था हाँ वेलोसिटी था और रुक गए तो वेलोसिटी जीरो हो गया चलते चलते तुम रुक गए तुम्हारा जीरो क्या हो गया तो लंबाई जीरो हो गया वेलोसिटी चलते चलते रुक गए टाइम जीरो हो गया टाइम सही है तुम्हारा गति जीरो हो गया गति मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया ये मैं बता रहा है रुक गए इसका वेलोसिटी जीरो हो गया vx इक्वल टू क्या हो गया जी तो vx जीरो हो गया 80 माइनस 16 बराबर क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे तो 80 बराबर 60 तो t बराबर 16 बाई 8 तो क्या सेकंड 2 सेकंड माने 2 सेकंड पार्टिकल रुक जाएगा समझ गए हाँ चलिए फिर पोजीशन क्या होता है कितना दिया हुआ है इक्वेशन x का इक्वेशन क्वेश्चन दिया था ना जी कितना दिया हुआ है 4 t का स्क्वायर हां माइनस 16t हां प्लस 2 डर है ना हाँ एट t बराबर 2 सेकंड तो हमको पोजीशन नंबर कर जाएगा किस नंबर किस पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा 2 दूनी के 4 चौका 16 16 दूनी 32 प्लस 2 x बराबर माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14 मीटर रहेगा माइनस 14 मीटर पर रहेगा मैं बता गया
चलो, पार्टिकल moves in XY plane. Its coordinate vary h x बराबर 2t स्क्वायर y इक्वल टू 3. 3t. Find velocity of particle at t equal to 1 second. चलो, तो क्या लिखेंगे? dx by d हाँ, dx by dt. dx by dt dx by dt. बराबर 2t स्क्वायर होगा. हाँ 2 बाहर आ गया, हाँ 2 माइनस 1 तो vx इक्वल टू 4t. नाउ vy इक्वल टू dy by dy by dt dy by dt 3t. क्या हो गया? 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 तो dy बराबर. 3 अब हमको निकालना है 1 सेकेंड में एट. पहले निकाल लो v वेक्टर. v वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? v vy तो वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, रिजल्टेंट के लिए. 2D मोशन है ना. 4 t आई क्या प्लस 3 3j नहीं, अगर वेक्टर में क्या नहीं आएगा. एट t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है ना, हाँ तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आएगा प्लस 3 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर आ गया. 5 मीटर. चलिए, a particle moves in XY plane. Its position vector is varies h r at time t equal to 2t square I का minus 40 j का मीटर. ठीक है. फाइंड ए नंबर एवरेज velocity of particle in time interval t1 equal to 1 second to t2 equal to 3 second. ठीक है. B velocity of particle at t equal to 2 second. ठीक है. Particle moves in xy plane. Its position vector vary h. इसका position vector होगा 2t I cap minus 40 j cap मीटर है. Find the average velocity of particle in time interval. t1 equal to 1 second to t2 equal to 3 second. है ना. तो सबसे पहले हम ए नंबर सोल्व करते हैं, है ना.
तो t1 इक्वल टू 1 सेकेंड एट t1 इक्वल टू 1 सेकंड। इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। हाँ। तो देन r1 या r इनिशियल लिख सकते हो 1, तो 1 रखेंगे 2 तो 2i कैप माइनस 4 j। 4 मीटर एट t2 इक्वल टू क्या सेकेंड है 3 सेकंड। 3 सेकंड। हाँ। देन फाइनल पोजीशन क्या होगा 3 3 9 हाँ 9 दूनी के 8 18 12 j का। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना एवरेज वेलोसिटी। देखो Final एवरेज वेलोसिटी जब रहेगा हाँ। याद रखो इंटरवल जरूर दिया रहेगा टाइम का। बिना इंटरवल कैसे निकलेगा एवरेज निकलेगा नहीं। किसके बीच में तो बीच में तो टाइम दे रहेगा 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में दे रहे ना 3 सेकंड के बीच में है ना। फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हाँ इनिशियल बटा क्या लिख देंगे Time. फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या होगा 89 का माइनस 2 आएगा माइनस में प्लस हो जाएगा हाँ। टाइम इंटरवल 3 माइनस अगला एवरेज वेलोसिटी 18 में से 2 जाएगी 69 का? 69। ये क्या हो जाएगा माइनस 8 जेकर अपॉन 2 से डिवीजन कर दो कट जाएगा ना हाँ 16 से 8 आई का माइनस 4 j ऐसे इसमें इतना मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और वेक्टर में अगर छोड़ देगा तो इतना लिख देंगे। समझ रही है। अब जो है अब हमको चाहिए मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखा देखो तो 4 कॉमन आ जाएगा हाँ 4 बाहर आ जाएगा रूट अंडर 4 बाहर आएगा तो यहाँ 2 2 बचेगा j हाँ। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4 Five. रूट 5 मीटर पर सेकंड। स्वान बता गया हाँ। चलो लिखो बाय dt 1 डायमेंशन रहेगा तो dx by dt हाँ। समझ गए। हाँ। वेक्टर फॉर्म में तो dr by dt dr वेक्टर by dt by dt क्या है यार दिया हुआ 2 2 हाँ 2 2t का स्क्वायर 2t स्क्वायर आई का हाँ माइनस 4t j का 4t j का j 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 2 सेकंड। पहले तो 4t हो जाएगा हाँ होगा हाँ। 2 into 2 minus 1 minus 4 j हमें क्या चाहिए at t equal to क्या सेकंड पूछता है 2 सेकंड। 2 सेकंड तो b बराबर 4 into 2i कैप minus 4 j 4 का 4 कॉमन ले लो 2 2i कैप minus j का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 अंडर रूट 5 2 दूनी 4 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 मीटर मीटर पर कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है नहीं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए नहीं अगर पार्टिकल कर्व पाथ पर चलेगा तो उसका तो वेलोसिटी हमेशा बदलेगा। जैसे मान लो कि पार्टिकल इस तरह के कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है तो वेलोसिटी हमेशा बदलेगा। बदल रहा है हाँ। क्यों क्योंकि इसका डायरेक्शन तो निश्चित बदल रहा है। अगर इस पॉइंट पर है टैंजेंट इधर होगा इस पॉइंट पर है टैंजेंट इधर होगा इस पॉइंट पर है टैंजेंट इधर होगा एवरी पॉइंट वेलोसिटी विल डिफर क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है एवरी पॉइंट वेलोसिटी विल चेंज। अगर मान लो पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है किसमें घूम रहा है सर्किल में घूम रहा है एवरी पॉइंट दिस पॉइंट वेलोसिटी दिस डायरेक्शन this point velocity this direction this point velocity this direction this point velocity this direction tangent के डायरेक्शन में velocity का डायरेक्शन नहीं ये हो गया v1
V1 V2 V3 V3 V4 V4 every point velocity will change नहीं यहाँ लिख सकते हैं here V1 not equal to V2 not equal to V3 ये सब मोशन कैसा है not नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं ये क्या है नॉन uniform यूनिफॉर्म वेलोसिटी velocity इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर चलता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं होगा मैं बता रहा है इस लेकिन ऊपर लिखा है क्या चीज कांस्टेंट Constant वेलोसिटी velocity। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेलोसिटी तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए हाँ इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो डायरेक्शन फिक्स्ड हाँ डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा हम्म। जैसे हम सीधे सीधे चले तो क्या मेरे डायरेक्शन को चेंज हो रहा है क्या नहीं नहीं हो रहा है ना डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूडो कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी कल आएगा तो इतना लिखो लेकिन हमको क्या पढ़ना कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो क्या होगा ए पार्टिकल moves on a straight line moves on a straight line ठीक है with equal displacement in equal time of interval then velocity of particle will cost पार्टिकल क्या रहेगा when particle moves on a straight line with equal displacement in equal term of interval माने इक्वल डिस्प्लेस कर इक्वल टाइम जैसे देख रहे हैं पार्टिकल एक साइड से जा रहा है मान लो t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 चलना स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अब t1 बराबर 2 सेकंड मान लो पार्टिकल चला 4 मीटर t1 t2 बराबर 4 सेकंड पार्टिकल चला 8 मीटर t3 इक्वल टू 6 सेकंड पार्टिकल चला 12 मीटर माने इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करना है माने ये बात को टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड का देखो यहाँ से 2 सेकंड फिर यहाँ से 2 सेकंड हर 2 सेकंड में कितना चल रहा है 4 मीटर फिर चला 4 मीटर फिर चला 4 मीटर तो अगर ऐसा अगर मोशन हो रहा है तो समझ जाओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अब जो है इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे केस में क्या है इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इन दिस इस अवस्था में याद रखिए इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is equal to instantaneous velocity पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा कोई पूछ दे स्टेटमेंट कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो सही या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगा 4 को चॉइस दे देगा कांस्टेंट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोथ नन ऑफ दिस तो जवाब क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होगा इसको समझ सकते हैं इसको लिखिए
on a straight line with equal displacement in equal time of interval, then velocity of particle will constant, है ना। अब ऐसे केस में इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट हो रहा है और बल्लेबाज जो है रन जो परफॉर्म करने वाला है वह हर ओवर में 5 रन मारता है। पहला ओवर 5, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, चौथा, हर ओवर में 5 रन परफॉर्म कर रहा है। तो 10 ओवर का गेम हुआ तो कितना रन बना? 50। 50, हाँ। एवरेज निकालेगी 50/10 तो 5 आएगा। तो इस कोई पूछे कि छठा ओवर में क्या रन बनाता तो कहेगी 5 रन। एवरेज भी तुम्हारा क्या आ रहा है? 5 रन। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म रेट से रन बन रहा है। रन बनने का जो रेट है वह क्या है? यूनिफॉर्म, सामान्य है। हर ओवर में 5 है, इसलिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या हो गया? सेम। अब पार्टिकल हर 2 सेकंड में 4 मीटर चलता है, हर 2 सेकंड में 4 मीटर, हर 2 सेकंड में 4 मीटर। इसका मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? सेम हो गया। अब जो है हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी देखो v1, एवरेज तो v1 लिखेंगे ना। v1 इक्वल टू 4 डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 2 माइनस 0, देखो तो 2 मीटर पर सेकंड। v2 क्या होगा? 8 माइनस 4 बटे 4 माइनस 2, फिर क्या आएगा? 2 मीटर। देखो तो v3 12 माइनस 8, 6 माइनस 4, 2 मीटर। देखो डेट इज वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड, कोई भी इंटरवल है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसको कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ गया? चलिए अब इंस्टेंटेनियस स्पीड तक खत्म करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको सिंपली क्या कहेंगे हम लोग? स्पीड कहेंगे। समझ गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिंपली क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। समझ गया? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज an instantaneous speed of particle is defined as limit, पहले लगा दो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, एवरेज speed of particle in time t2 t प्लस डेल्टा t। समझ गए? t2 t प्लस डेल्टा t एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टाइम t2 t प्लस डेल्टा t। माने एवरेज स्पीड में हम टाइम का इंटरवल बहुत छोटा लेंगे तब इंस्टेंटेनियस डिफाइंड होगा। हमें टी टाइम में v स्पीड, टी टाइम में पार्टिकल का स्पीड फाइंड करना है। कितना टाइम में? टी टाइम में पार्टिकल का स्पीड फाइंड करना है। तो टी टाइम में पार्टिकल का स्पीड फाइंड करने के लिए हमको टाइम इंटरवल बहुत छोटा करना पड़ेगा। जैसे आप फिगर समझो, x y Z, यहाँ क्या है? 0, जहाँ ऑब्जर्वर, यहाँ क्या है? कोऑर्डिनेट पूछे तो 0 0 0। अब पूछे कि यहाँ पर कौन है तो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर में हम आप कोई भी हो सकता है। हम ही ना देखेंगे पार्टिकल गति कर रहा नहीं कर रहा, कोई ऑब्जर्वर है ना देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर है। एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा? रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो ये पार्टिकल
T1 पॉइंट पर, P T1 टाइम में यहाँ पार्टिकल P2 पॉइंट, T डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, हाँ डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ पाथ फॉलो बाय पार्टिकल बाय पार्टिकल, और यही लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। R1 पोजीशन T1 टाइम, R2 पोजीशन T2 टाइम, है ना। यहाँ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या है, हियर लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इक्वल टू डेल्टा। अब ये डेल्टा एस कितना टाइम में ट्रेवल किया है, T2 माइनस T1 टाइम, है ना। हियर या नाउ T1 को अगर हम T ले लेंगे तो T2 और आउट लिख ही सकते हैं, T प्लस डेल्टा टी। देखो यही टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस हम T1 के नजदीक पहुंच जाएंगे, T1 के नजदीक तो P1 पॉइंट है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर्स क्या ले सकते हैं, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर एरो डालने की आवश्यकता नहीं है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले इतना लिखो, उसके बाद आप तो क्या लिखे हैं, डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टाइम्स 0 एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी। फिगर में दिखा चुका है, ये एक्चुअल पाथ फॉलो बाय पार्टिकल P1 से P2 पॉइंट तक ट्रेवल किया, कितना टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में। तो अब जो है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बराबर डेल्टा एस, क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगा, तो T1 को अगर T मान लें तो T2 बराबर क्या होगा, T प्लस डेल्टा टी। तो उसके लिए इस यहाँ से फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड माने VSP T टाइम में, T टाइम में पार्टिकल क्या स्पीड है, लिमिट डेल्टा T कह दीजिएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब हेयर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक है, हेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी 0 के नजदीक ले जा रहे हैं, ड्यू टू दिस, इसके कारण P2 किसके नजदीक जाएगा, P1 की। P1 के नजदीक जाएगा। जब P2 P1 के नजदीक जाएगा तो ये जो लेंथ देख रहे हैं, आर्क लेंथ देख रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है वेरीज कर जाएगा। अरे P2 P1 के नजदीक जाएगा तो आर्क लेंथ, ये लेंथ जो डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कर जाएगा, वेरीज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन डेल्टा एस भी 0 के नजदीक जाएगा एंड मॉड ऑफ डेल्टा आर भी 0 के नजदीक जाएगा। इन दिस केस, इन दिस केस, इस अवस्था में डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल विल वैनिश, क्या हो जाएगा, वैनिश, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब बात करते हैं, तब वैसे केस में जो है P2 P1 के जब नजदीक जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर रह नहीं जाता है। हाँ, एवरेज में अंतर रहेगा। कर्व पाथ पर अगर पार्टिकल चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा जबकि डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। कर्व पाथ पे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से।
ऑन द कर्व पाथ। हाँ, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और पार्टिकल नॉट रिटर्न बैक, तो Equal. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन जब पार्टिकल कर्व पाथ पर चले और एक पार्ट और इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करें, तो वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में अंतर क्या हो जाएगा, खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पार्ट P1 पॉइंट जो है P2 के नजदीक चला गया, तो P2 के नजदीक चला गया तो वैनिश कर जाएगा, खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। इधर लिख लिया है। तो हम अब फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। इसलिए अब नाउ अब हम क्या लिख देंगे, तो देखो तो P2 अगर P1 के नजदीक चला गया तो डेल्टा S अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट P2 टेंड्स टू P1। अब इसी को कैलकुलस की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ds अपॉन मॉड ऑफ dr इक्वल टू 1। क्योंकि P2 P1 नजदीक चल जाएगा तो इन दोनों का ये वाला भी बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा, दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 की इक्वल। इसको कैलकुलस में ऐसा लिखेंगे। इसलिए याद रखो, कहीं भी मॉड ऑफ dr लिख दिए, वह स्मॉल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मॉड ऑफ dr क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। समझिए बात को, स्मॉल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो v इक्वल टू, अब जो है लिमिट लिख रहे थे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s y, इसको अब सीधा लिखेंगे ds y dt, लिखा गया dx y पहले कितना लिखे, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या कर गया, वैनिश कर गया, नहीं खत्म हो गया। क्योंकि P2 P1 में देख चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो अंतर है वो खत्म हो गया। तो अब देखो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू स्पीड, v इक्वल टू ds by dt लिख ही रहे हैं, बराबर ds और मॉड ऑफ dr लिख सकते हैं ना, देख पढ़ चुका ना, मॉड ऑफ dr। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, एक फार्मूला तुमको लिखना है, v बराबर ds by dt, कॉपी में मॉड ऑफ dr by याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ दैट इज v बराबर dr by dt का वेलोसिटी क्या है, और मॉडल है ना, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वह इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। इसलिए डिफिनेशन जानते हैं स्पीड का क्या देते हैं, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। यही डिफिनेशन रहता है 9th क्लास का बुक में। इसका वजह समझ गए ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is called instantaneous speed। तो कहीं भी तुमको स्पीड निकालनी है तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी का मॉड जो वैल्यू है वही स्पीड है तुम्हारा, समझ गए। तुमको कहा है स्पीड निकालने के लिए, तो सीधा वेलोसिटी निकालने के जानते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करते हैं, स्पीड निकल जाएगा। चलो लिख लो, इस पर क्वेश्चन उसको खत्म।
हो गया अब इस पर क्वेश्चन है ना, बस स्टार्ट कर दो। A particle moves in XY plane, ठीक है। Its coordinate vary h x बराबर 3 into 1 minus cos 2t and y बराबर 4 into sin 2t, ठीक है। हाँ Find a speed of particle at t equal to pi by 4 second, pi by 4 सेकंड क्या चलो लिखो। क्या कर लेंगे, dx dx इक्वल टू dx dx y dt dy dt 3 1 माइनस cos cos 2t होगा, 3 तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, हाँ d cos 2t अपॉन dt लिखा गया। अब क्या बताए थे, cos का क्या बताए थे, sin माइनस Minus साइन, sign। सी से स्टार्ट है, जो भी सी से स्टार्ट हुआ सब उसका minus। डिफरेंस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ साइन sin 2t by और 2 t का कोफिशिएंट बाई 2 नहीं, इंटीग्रेशन में बाई 2, डिफरेंशिएशन में इनटू, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट 2 और इंटीग्रेशन में डिवीजन। जब रट करो 6 साइन आ गया। हाँ अब जो है नाउ वी वाई बराबर डी वाई बाई d डी टी, डी बाई बाई डी वाई लिखा, वाई कितना लिखा थे बोलो, 4 sin 4 साइन 2t तो 4 बाहर आ गया, हाँ साइन का तो कॉस हो Cos हो सकता, गया, हाँ। टी का कोफिशिएंट 2 है, 2 है तो पहले 2 लिख देंगे और 8 8 cos 2t cos 2t। अब क्या होगा, वेलोसिटी vx आई क्या vy j cap vx कितना हो जाएगा 6 6 sin 2t sin 2t प्लस 8 8 cos 2t। हमें क्या चाहिए, t इक्वल टू पाई बाई 8 तो v इक्वल टू पाई बाई 8 5 by 6 इंटू साइन पाई बाई 4 आ जाएगा हाँ प्लस 8 cos पाई बाई आ जाएगा। अब वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, हाँ 45 45 6 बाई रूट 2 8 बाई रूट 2 जे का
अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही ना स्पीड कहलाता है। हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड हमको स्पीड निकालना था ना, हाँ तो 1/√2 तो बाहर आ गया, एक रूट कर लो 6 36 8 8 64 100 आ जाएगा। हाँ तो 100/√2 इक्वल टू 50√2 मीटर आ गया। चलो